साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए जो आपके जो इस आपकी जो एक महत्वाकांक्षाएं हैं बैंक में जाने के लिए उसके। तो सबसे पहले गेस्ट हमारे साथ जो हैं अश्विनी राणा जी हैं, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग एक्स कैनरा बैंक, और हमारे साथ नयन पारिक जी हैं। आप करियर सर तुरंत मैं आता हूं आपके पास। नयन पारिक भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नयन जी, आप खुद एक करियर काउंसलर हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। सर बैंकिंग में हम बात कर रहे हैं। जरा हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये किन स्किल्स को बैंक जो है बहुत ही तवज्जो दी जाती है बैंक में, यानी कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं बैंक में नौकरी करूं तो मेरे पास ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई हैव डन सर, अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरे पास कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया इजी आसान हो जाए? बिल्कुल, आई थिंक पहले तो मैं एनडीटीवी को बधाई देता हूं कि आपने ऐसे सब्जेक्ट चुने जो बिल्कुल मेरे ख्याल से लोगों को मदद करेगा, और सब जो हमारे दर्शक है वो एक्चुअली इससे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। पहले मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये एक बदलाव सा है। जैसे आपने कहा, अब तक सिर्फ अफसर का या क्लर्क की रिक्रूटमेंट होती थी। पहली बार ये है कि ये मैनेजर, एजीएम और डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर तक ये पोस्ट दी जाएगी। तो विच मीन्स दैट जो एक्सपीरियंस लोग थे और इस सेक्टर में माहिर थे, उनके लिए अब एक लेटरल एंट्री, मतलब वरना तो क्या आप धीरे धीरे प्रमोट होके जाएंगे, अब आप सीधे वहां एजीएम या डीजीएम लेवल पे आप यदि सीधे भर्ती होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये करीब 2 लाख रुपए के आसपास का सीटीसी होगा पर मंथ, इफ नॉट मोर। तो इसीलिए आई फील दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट परहैप्स वर्कड इन बैंकिंग आल्सो, हु कैन कम इन, एंड पीपल हु हैव वर्कड इन बैंकिंग बट दे फील कि अभी उनके जो लैडर है वो धीरे धीरे जा रही है, एंड दे हैव एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स जो कि एक डीजीएम लेवल पे या मैनेजर या एजीएम लेवल की है। आपने दूसरी बात ये कही कि एक तो क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्या स्पेशलिस्ट ऑफिसर इसको इसीलिए बोलते हैं कि आप में कोई स्पेशल स्किल्स हो, आपके एजुकेशन क्या है उससे भी ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये एक बदलाव है जो अगले टाइम में हम सब देखेंगे कि भाई आपने क्या पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्या डिग्री है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ओनली टू ओपन द डोर, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक है कि अभी आपको पता है बहुत ही साइबर क्राइम चल रहे हैं जी, तो अब के क्या गुंडे लुटेरे बाकी के चोर जो है वो आपको फिजिकली नहीं लूटते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जाके कोई ना कोई तरीके से आपको काइंड ऑफ डिजिटल अरेस्ट करके आपसे अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये एक जो नए चोर बने हैं उसके सामने किस प्रकार के ऑफिसर बैंक को चाहिए ताकि आईडीबीआई बैंक बोल सके कि भाई मेरे यहाँ जो आप आएंगे तो आपके अकाउंट सेफ रहेंगे। तो इसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, लीगल, आईटी, जैसे कोई आईटी समझ रहा है तो ही वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि भाई ये जो एक है साइबर फ्रॉड होने जा रहा है, तो ही वुड बी एबल टू गाइड द पीपल। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मैं एक समझ रहा हूँ कि एक तो ये है कि आपके स्किल्स क्या है, दूसरे आपने कहा कि स्किल के अलावा क्या चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ पीपल स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। आज के जो जेनजी है और हमारी जनरेशन में है, तो पीपल हु हैव कंप्यूटर, वुड ओनली नो कंप्यूटर, पर किसी से बात करना, उनके साथ सर, एक और आपके प्रश्न से एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर सर। क्या बैंकिंग में जब हम स्पेशल ऑफिसर्स की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि क्या एक बैंकिंग को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी या ऐसे इंसान की जरूरत नहीं होगी जो आईटी में बहुत अच्छा कर रहा है? बिल्कुल जरूरत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कितना तवज्जो देते हैं यहां पर सर? और क्या मेरे अपार्ट फ्रॉम स्किल्स जो बच्चे सीख रहे हैं, क्या उन्हें एआई ड्रिवन अगर हो तो चांसेस ज्यादा है बैंक में घुसने के? बिल्कुल सही बात है। आई थिंक एआई के बारे में हमारे यहाँ जागरूकता हो गई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में एटलीस्ट एआई पे जोर देना शुरू हुआ है। और मैं भी हमारे जो यंग दर्शक है उनको बोलूंगा कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें एक स्टेज ऐसा आएगा कि एआई के जो फेमिलियर है उसी लोगों को नौकरी मिलेगी, एंड दे वुड हैव अ हायर चांस। तो जैसे एक टाइम नहीं आया था जब कंप्यूटर नए आए थे, तो जो आदमी कंप्यूटर पे काम, उसके पहले टाइपराइटर पे काम होता था, तो स्टेनोग्राफर का स्पीड और वो सब इंपॉर्टेंट था। देन आपको यदि कंप्यूटर आता था तो नौकरी मिल जाती थी। तो इसके बाद अब जो टाइम आ रहा है उसमें यदि एआई आप जानते हैं तो आपके सब स्किल्स के साथ, ये जो ऐसा है कि आलू जैसे सब सब्जियों में चलता है, ऐसे ही एआई जो है वो हर चीज में जरूरी पड़ेगा, एंड इट वुड ऐड वैल्यू। तो जो भी आप फील्ड में हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि एआई की जरूरत होगी टू ऐड वैल्यू। और बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि जैसे आलू हर सब्जी में पड़ जाता है, वैसे एआई है, उसकी जरूरत हमेशा होगी। साथ नयन पारिक साहब भी जुड़े हुए हैं। पारिक साहब,
एक जरा बात, क्योंकि इस जब हम पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर हम नौकरी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज है कि भाई यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स से जब हम लोग ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू कैसे होगा उसके बारे में पूछ लीजिएगा, क्योंकि डर रहता है कि इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, अगर हम बैंकिंग के सेक्टर से नहीं आते तो हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, क्या फिर ऐसा तो नहीं कि हम अगर मान लीजिए कि एमबीए किए हुए हैं और हमें बैंकिंग का कोई ज्ञान ही नहीं हो तो हमें जो है इंटरव्यू में हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्या होता है सर इंटरव्यू प्रक्रिया के बारे में अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें, स्टूडेंट्स को बता दें। पारिक साहब, तो मैं पूरा एक चयन प्रोसेस पे थोड़ी बात कर लूं। एक तो जैसे आपने बहुत सही कहा कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखना। दूसरा, जो वो डॉक्यूमेंट और आपके अनुभव है उसको चेक करने के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्ट में जैसे 31 नौकरियां हैं, मैं समझ रहा हूं कि यदि 3000 एप्लीकेशन आती है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए नॉर्मली 2:1 से ज्यादा, 3:1 से ज्यादा रेशियो रहता नहीं है। तो समझिए 31 है तो करीब मेरे हिसाब से 100 लोगों के ज्यादा इंटरव्यू होंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत एफर्ट लगते हैं। तो और इसके इन्होंने एक जिक्र किया है कि इंटरव्यू के पहले एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन यदि है तो ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आपको तैयारी करनी है कि आप कोई डिस्कशन हो रहा है, जैसे आपका ये पैनल डिस्कशन है, तो जैसे आप इसको बहुत ही इफेक्टिवली कंडक्ट कर रहे हैं और मैं और राणा साहब बोल रहे हैं, तो इसमें यदि कोई तीसरा भी है तो उसको कंट्रीब्यूशन करने का कितना एबिलिटी है। तो आप यदि कभी चीज जानते भी हो पर आप उसको बयान नहीं कर सकते हो, आप उसको इफेक्टिवली रख नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। मैं समझ रहा हूं इंटरव्यू में जैसे आईटी वालों के साथ मैंने बहुत ये पाया है और आज के जेनजी के साथ बहुत पाया है दैट दे वुड सेंड मी मैसेज। मेरे बेटे को मैं मैसेज भेजूंगा तो वो मैसेज भेजेगा, फोन करूंगा तो नहीं उठाएंगे। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं समझ रहा हूं उसमें इन लोगों को माहिर होना है। कम्युनिकेशन स्किल्स को और दृढ़ करना है सर, और उसको बड़ा करना है। सर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, विवेक जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। जी विवेक, आप अपना पूछें सवाल। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैं डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे बैंकिंग की करनी है, तो सिलेबस में क्या अंतर आएगा? पारिक साहब, सबसे पहले आपके पास कि डिफेंस की ये जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं और ये तैयारी कर रहे हैं और इनको बैंकिंग की भी तैयारी करनी है, तो पूछ रहे हैं कि सिलेबस में, बड़ा अच्छा सवाल है, सिलेबस में क्या अंतर आएगा? बिल्कुल अलग है। डिफेंस में तो आपको मतलब एक अलग ही डिफेंस वाली स्किल चाहिए। उसके लिए आपको वो समझना है कि डिफेंस में आज की क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। देखिए आज जैसे ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध में कोई लोग नहीं है, ज्यादा ड्रोन से हो रहा है, ज्यादा आईटी से हो रहा है। आप देखेंगे कभी कभी तो वीडियो गेम जैसा लगेगा हमको कि हम कुछ यहाँ कर रहे हैं और उसका असर ईरान में या अमेरिका में हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि डिफेंस का एक है आईटी सेक्टर का नॉलेज, पर बैंकिंग का है वो बिल्कुल अलग होगा। तो आपको फाइनेंस समझ में आता है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि किसी को भी ये देखना हो तो एक समझना है खुद, एक आप यदि बैंक में नहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको एक बैंक बनना है। मैं हमेशा जब फाइनेंस पढ़ाता हूँ कोई इंस्टीट्यूट में तो मैं कहता हूँ आप पहले पैसे किसी से बोरो कीजिए और किसी को वो लोन दीजिए और वापस लीजिए, तो आप बैंक बन गए, आपको सब अनुभव हो गया। जैसे मैं आपसे लोन लेता हूं 9% पे और राणा साहब को देता हूं 12% पे, तो 3% मेरा मार्जिन हुआ। तो मैं कह रहा हूं आप इफेक्टिवली ये करिए। कुछ भी करने से सिलेबस तो एक है, पर एक्चुअली व्हाट इज बैंकिंग इज कि आपको किसी से पैसा मांगना आता है, फिर किसी को देना आता है और देने के बाद वापस लेना आता है कि नहीं, और उसमें जो ब्याज का फर्क है उसमें आप कोई 2 पैसे अपने लिए कमा सकते हैं। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि फाइनेंस का वो सब सिलेबस एक तरफ, पर योर एबल, इसमें रिस्क मैनेजमेंट है। कैन आई टेक रिस्क ऑन राणा साहब? देखिए उनकी क्या एज है, वो कितना रिपेमेंट कर पाएंगे, आपको मैं दे पाऊंगा, आपकी तनख्वाह क्या है, आप शायद रिपे कर पाएंगे। ऑल दीज आर बैंकिंग सेक्टर इश्यूज। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो मैं समझ रहा हूं इंटरव्यू में आपका अनुभव न भी हो पर आप कहें कि मैं एक छोटा सा बैंक हूं, भाई मैंने इनसे लोन लिया है, मैंने इनको दिया है, मैं तो पूरी चीज को मैंने अनुभव से किया है। तो वो जो अनुभव है, मैं जैसे इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं उस लड़के को पसंद करूंगा जिसने ये सब किया हुआ है, जिसने बातें तो की है पर खुद का जब पैसा 2 रुपया देना होता है तो सिलेबस सब एक तरफ, आपका जजमेंट आता है, आपकी रिस्क असेसमेंट स्किल आती है। तो ये सब मैं समझ रहा हूं कि अलॉन्ग विथ योर सिलेबस आप ये करते जाए, और यदि आप ये इंटरव्यू में लाते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था, एनडीटीवी राजस्थान से पूछा था कि जो भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे उनसे ये सवाल करिएगा
कि स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू दें तो उनको किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ा अच्छा पारिक साहब यहां पर कह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। सर आप वही कह रहे हैं जो मेरी दादी कहती है। मेरी दादी कहती है कि जैसे घर चलता है वैसे ही देश चलता है। जैसे हमारे घर में डिफरेंट मंत्रालय होते हैं, भाई किचन है हमारे और वहां पर ग्रोसरीज है और वैसे ही देश चलता है। तो वैसे आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बैंकिंग को समझने के लिए क्यों ना किसी को सबसे पहले थोड़ा एक कुछ पैसा दे दिया जाए, लोन दे दिया जाए, तो आप लोन भी समझ जाएंगे। अच्छा, कितना वो लोन कितना चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, कब तक, तो समय अवधि भी समझ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है सर ये जो आप कह रहे हैं। गई होगी पारिक साहब, एक आखिरी सवाल, और मैं तुरंत राणा साहब आपसे भी संक्षेप में ले लूंगा इसका। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बैंकिंग क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो जो आईटी में है, वो जो मासकॉम में है, वो जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो एमबीए किए हुए हैं, अब जाना चाहते हैं बैंक में, उनके लिए एक आखिरी आपका सर क्या रहेगा? मतलब मैं अगर बोलूं पर्ल्स ऑफ विजडम जिसको कहते हैं, क्या रहेगा सर? आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को? मैं कह रहा हूं कि बैंक सेक्टर को आप स्टडी करिए, सब बैंक को। जैसे आपको बैंक्स में, मैं समझ रहा हूं, आप यदि बैंक नहीं तो बैंक में सब में शेयर लीजिए थोड़े थोड़े। तो शेयर लेना है तो भी क्या, यू आर अ पार्ट ओनर। तो अच्छी अच्छी बैंक जो है अभी आज स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी की तरह है, एटलीस्ट मेनी प्राइवेट बैंक्स, तो उसमें आप शेयर लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस देखेंगे तो यू विल हैव राइट क्वेश्चन, यू विल हैव राइट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट आई एम सिलेक्टिंग दिस बैंक। आई थिंक वो यदि आप कुछ भी शेयर लेंगे तो यू विल बी अ पार्ट ओनर ऑफ द बैंक, एंड देन योर वे ऑफ लुकिंग एट इट, लुकिंग एट अ बैंक वुड नॉट बी लाइक एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, योर नजरिया वुड चेंज। और मैं समझ रहा हूं यदि आप नजरिया बदलते हैं तो फिर आप जो बैंक को अलग तरीके से देखेंगे, वो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, यदि वो बात करते हैं, आपके पर्सनल अनुभवों की बात करते हैं, तो इंटरव्यूअर एक्चुअली वो चाहता है, और आपकी वो कहानी हो जो कि एक बैंकिंग के लिए हो, बैंकिंग के बारे में हो। जैसे आपने अपनी दादी की कहानी बताई, मेरे ख्याल से ये सब चीजों से इंटरव्यूअर के तौर पे, जब भी मैं इंटरव्यू बोर्ड पे बैठता हूं, I get most impressed by people who have those storytelling skills and who have stories to tell. They have experience. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा कि एनकरेज करूंगा सब दर्शकों को कि ये करें आप प्लीज, और ये करते हैं तो इंटरव्यू में 10 लोग होंगे तो आपका सिलेक्ट होना तय है। बहुत बड़ी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें और होमवर्क करके जाएं।